हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमने जो प्रीवियस लेक्चर जो शुरू किया था कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में, उसमें मैं 2 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन समझा था कैलकुलस ऑफ वेरिएशन कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का पर्पज क्या है और उससे रिलेटेड उसके कंसेप्ट समझे थे, फंक्शनल रिलेटेड, है ना। तो आज हम उससे आगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। सेकंड लेक्चर में हमने आयलर इक्वेशन के बारे में समझा था, है ना, और उससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल किया था। तो आज हम उससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद हम फॉर्म ऑफ आयलर इक्वेशन के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को बिना किसी देरी के। ठीक है, तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो है द एक्सट्रीमल ऑफ द वेरिएशनल प्रॉब्लम। ये हमारे पास कोई एक्सट्रीमल निकालना है और ये हमारा फंक्शनल दिया गया है आई वाई एक्स इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स। और कंडीशन क्या क्या दी गई है, वाई 0 पे 0 एंड वाई 2 पाई पे 0। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या दी है, इसकी कंडीशन दी गई है और हमें फाइंड करना है इसका एक्सट्रीमल क्या निकल के आता है। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन में हमने उस दिन सीखा था कि हम यूज करते हैं हमारी आयलर इक्वेशन को, जो कि हमारे पास क्या होती है, डेल एफ अपॉन, जो कि आयलर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, इसकी आयलर इक्वेशन होती है जो 0 के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से हम सबसे पहले क्या कर देते हैं कि डेल एफ अपॉन डेल वाई, हमारे पास जो फंक्शनल दिया गया है वो क्या है, हमारा फंक्शन एफ एक्स वाई वाई डैश इज इक्वल टू हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, तो और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी वाई डैश का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, डेल एफ अपॉन डेल वाई इसमें से फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डेल एफ अपॉन डेल वाई जो हमारे पास आने वाला है वो हमारे पास एफ की वैल्यू क्या है, यह है वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे y डैश क्या है, x का फंक्शन है यानी डी वाई बाई डी एक्स, हमें y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, यानी ये डिफरेंशिएट हमारा होगा। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2y डैश। ठीक है, 2y हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो और हम इसके बाद हम जो आगे नेक्स्ट कर रहे हैं, इसकी नेक्स्ट जो हम निकालने वाले हैं ये आ रहा है हमारे पास डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश। ठीक है ना, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश हमारे पास क्या हो गया। अच्छा, आप भी इसको एक बार वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए कि आखिर इसकी वैल्यू होती क्या है ना, इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, और ये हमारे पास क्या है, हमारे पास है वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये यहाँ पे डैश नहीं आएगा, है ना, डैश नहीं आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो आंसर, जिसका पार्शियल डिफरेंशिएशन आ रहा है, देखिए वाई स्क्वायर तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश, है ना। तो इसका हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये आ जाएगा 2y डैश, 2y डैश, और y डैश का अगेन होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2y डैश, और उसका अगेन होगा तो वो डबल डैश हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2y डबल डैश इसका। ठीक है ना, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा, यहाँ देखिए मैं डायरेक्ट लिख दिया, एक और स्टेप इसमें लिखना आप। इसमें एक स्टेप क्या है, देखिए अभी तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है वाई डैश के रिस्पेक्ट में, तो इसका हो जाएगा 2y डैश। अब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें डी वाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2y डैश का डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो हो जाएगा 2y डबल डैश। ठीक है ना, 2y डबल डैश हो जाएगा। अब इसको हम इक्वेशन में पुट कर दें, जो हमारे पास आयलर इक्वेशन है इसमें हम इसको पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज को। तो इसे अगर हम पुट करें तो डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश हमारे पास क्या आ गया, माइनस 2y माइनस, और डी वाई बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू हमारे पास 2y डबल डैश इज इक्वल टू 0।
है ना। तो यहाँ से क्या लेंगे, -2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करके इसका सॉल्यूशन निकालते हैं कि आखिर इसकी वैल्यू है क्या, है ना। तो यहाँ तक आए हो आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो इसमें मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। वो भी डिपेंड करती है कि अगर हम इक्वल टू 0 है तो वो अलग फॉर्मेट से होगा सॉल्व, उसमें पी आई का फॉर्मेशन नहीं होता है क्योंकि पी आई 0 निकल जाता है वहाँ से। लेकिन अगर हम यहाँ पे इक्वल टू 0 है तब तो पी आई की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर 0 नहीं होता, अनदर टर्म होती है इसके इक्वल में, तो हमें पी आई की जरूरत पड़ती, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको रब कर देता हूँ, है ना। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का कि क्या आने वाला है, ठीक है। तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये है हमारे पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, है ना। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि हम इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, डी स्क्वायर वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 0, है ना। y कॉमन ले लो तो यहाँ से डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0, है ना। और यहाँ से हम क्या करते हैं, या तो इसको एम स्क्वायर लेके भी करते हैं, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एम स्क्वायर ही लेके करो, डी स्क्वायर लेके भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से y की वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती है, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 कर देते हैं। तो जी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और d की वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस आइटा निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए आप, हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है ये कॉम्प्लेक्स रूट आ रहा है, तो इसका जो सॉल्यूशन लिखा जाएगा, ये हम जानते हैं कि अगर कॉम्प्लेक्स रूट है इसका सॉल्यूशन लिखा जाता है y इज इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x, ठीक है ना। c1 cos x प्लस c2 sin x, ठीक। अभी हमारे पास इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन है वो आ गया है। अब हम इसमें जो कंडीशन जो हमारे पास गिवन थी वो अप्लाई करते हैं। तो हमारी अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 है, यानी y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू भी 0 है, तो यानी cos 0 यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी c1, और cos sin 0 0 हो जाएगा, तो यानी c1 की वैल्यू यहाँ से 0 निकल के आ जाएगी। सेकंड में अगर वो y 0 है और x 2 पाई है, x हमारा 2 पाई है, तो देखें c1 तो 0 है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, है ना, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। और c2 और sin 2 पाई हमारे पास 0 होता है, तो यानी sin 2 पाई हमारे पास क्या होता है, 1 होता है, तो यानी यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, c2 की वैल्यू भी नहीं, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, c2 की वैल्यू, c2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से c2 की वैल्यू में हमारे पास यहाँ से क्या निकल के आने वाली है, 1 निकलने आ रही है ना। अगर हम देखें इसको तरीके से तो इसकी वैल्यू, अब अगर हम इसको थोड़ा समझें, देखो c1 की वैल्यू तो हमारे पास 0 आ गई है, ठीक है, आप सब देख रहे हैं, है ना। अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू देखो, गिवन हमारे पास y की वैल्यू 0 है और c1 cos 2 पाई हम रखें तो cos 2 पाई हमारे पास क्या होता है 1 प्लस sin 2 पाई हमारे पास क्या होता है 0। तो यहाँ से देखो हमारे पास क्या आ रहा है कि c2 की वैल्यू निकल ही नहीं रही है, हमारे पास निकल नहीं रही है, तो यहाँ से c1 की वैल्यू फिर से हमारे पास 0 आ जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा वो होगा c1 तो 0 हो जाएगा, यानी y इज इक्वल टू c2 sin x हो जाएगा। और यहाँ पे c2 एक ऐसी वैल्यू लेगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास फिक्स नहीं है c2 की वैल्यू, है ना। जैसे जैसे हम c2 की वैल्यू चेंज करेंगे, c2 एक हमारे पास कांस्टेंट टर्म है और ये कांस्टेंट टर्म रियल नंबर लाइन में कोई सी नंबर लाइन पे हम वैल्यू ले सकते हैं c2 की। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस जो कर्व हमारे पास निकल के आ रहा है, ये अब जो कर्व हमारे पास है इसकी इनफाइनाइट वैल्यू निकल के आ रही है ना, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका निकल के आ रहा है, यानी जो एक्सट्रीमल हमें मिला y इज इक्वल टू c2 sin x, c2 की वैल्यू चेंज करते जाओ, है ना, तो पूरा फंक्शन जो हमारे पास एक्सट्रीमल है वो चेंज होता चला जाएगा, यानी इसकी हर एक पॉइंट पर अलग अलग डिफरेंट वैल्यू मिलने वाली है, एक फिक्स्ड वैल्यू। अभी तक हम पिछला क्वेश्चन जो किया था उसमें c1 और c2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी, लेकिन एक फिक्स्ड पॉइंट पे हमारे पास क्या मिल रहा था, कर्व मिल रहा है, यानी अगर c1 की वैल्यू c2 की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाती तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, पीछे वाला क्वेश्चन यही था शायद, y इज इक्वल टू साइन एक्स ही आया था उसका आंसर,
है ना। तो ये y इज इक्वल टू साइन एक्स आ गया, तो यहाँ पे एक फिक्स्ड कर्व मिल गया, है ना, उसी के अलोंग हम यहाँ पे एक्सट्रीमल निकालना था। लेकिन यहाँ पे हर एक C2 की वैल्यू के लिए हर एक डिफरेंट कर्व हमें मिल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरीके से होना था, इसके क्या होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके का ये क्वेश्चन था। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसमें हम कर रहे हैं फॉर्म ऑफ आइलर इक्वेशन, उसकी डिफरेंट फॉर्म जो है हमारे पास, उस पर हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसको रब करता हूँ, फिर उसके बाद हम समझते हैं। तो चलिए अब हम सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ आइलर इक्वेशन में बात कर रहे हैं, है ना। इसे मैं रब कर देता हूँ पहले। सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है कि अगर कुछ कंडीशंस अलग हमें दे दी जाए तो हम उस तरीके से भी उनको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन ये क्या है। लेकिन जनरली हम सब जगह जो जनरल आइलर इक्वेशन है हमारे पास, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी वाई बाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू जीरो, है ना, इसको ही हम बेसिकली सब जगह यूज करते हैं, है ना। लेकिन कहीं कहीं पे हम इनकी थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का भी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। हमारे पास सेकंड फॉर्म, हमारे पास इसकी जो है सेकंड फॉर्म ऑफ आइलर्स इक्वेशन, ठीक है ना, आइलर्स इक्वेशन। तो सेकंड फॉर्म हमारे पास क्या है, ये है डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो ये इसकी सेकंड फॉर्म है हमारे पास। एंड द थर्ड फॉर्म इज थर्ड फॉर्म ऑफ यूलर्स इक्वेशन। थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस वाई डैश डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डैश, है ना, और माइनस वाई डबल डैश डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी बनती जा रही है कि कहाँ आप इसको ध्यान रखेंगे, है ना। लेकिन थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म भी यूज होती है सॉल्यूशन निकालने के लिए, ऐसा नहीं है। लेकिन हम जनरली जनरल फॉर्म ऑफ आइलर इक्वेशन यूज करते हैं, जो कि हम फर्स्ट फॉर्म या जनरल फॉर्म कहते हैं उसको, जनरल फॉर्म ऑफ आइलर इक्वेशन, जो कि हमारे पास क्या है, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो हम सब जगह इसी को यूज करके भी हम सारे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि थर्ड और सेकंड ही यूज करें, हम इस किसी का भी यूज करके, कहीं पे भी इसका यूज करके जो फर्स्ट आइलर इक्वेशन उसका यूज करके हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की, है ना। अब स्पेशल केस इसके कुछ आते हैं निकल के, जो कि हमारे पास क्या है उसको समझना आपको जरूरी है, क्योंकि कहीं कहीं पे शॉर्ट मेथड से हम सॉल्यूशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं उस गिवन फंक्शनल का, ठीक है ना। तो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम इसके स्पेशल केस पे बात करते हैं कि इसके स्पेशल केस आखिर हैं क्या, है ना। तो स्पेशल केस में हमारे पास क्या रहने वाला है कि कहीं पे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हमें कोई इक्वेशन दे दी जाएगी, कहीं पे इंडिपेंडेंट ऑफ वाई डैश मिल जाएगी, है ना। मतलब उस पर डिपेंड नहीं करेगी वैल्यू, वो होगी ही नहीं उसमें। जैसे फर्स्ट केस हमारे पास क्या होता है, केस फर्स्ट हमारे पास इसमें है व्हेन एफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, व्हेन एफ इज
इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है ना। दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, अगर x के इंडिपेंडेंट है। अच्छा, मैं आइलर इक्वेशन एक बार लिख देता हूँ, उससे आपको ज़्यादा रिलेट करने में आसानी होगी। डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी वाई डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0, है ना। ये हमारे पास आइलर इक्वेशन है। और जो हमारे पास सेकंड फॉर्म इसकी है, ये है डेल अपॉन, सॉरी, सेकंड फॉर्म में हमारे पास डी बाई डी एक्स एफ वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। और जो थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, थर्ड फॉर्म हमारे पास क्या है, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस वाई डैश डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डैश का स्क्वायर। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मुझसे लिखा भी नहीं जा रहा है इसे तो, है ना। डेल वाई डैश डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डैश और माइनस वाई डबल डैश डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारा जनरल है, सेकंड है और थर्ड फॉर्म है हमारे पास, ठीक है ना। तो इन थर्ड फॉर्म से रिलेट करके ही हम इनके वैल्यूज निकालेंगे कि f इज द इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब अगर f इंडिपेंडेंट ऑफ x है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज, इसका मतलब हुआ कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स 0 होने वाला है, यानी x के रिस्पेक्ट में जो भी डेरिवेटिव हम करेंगे वो 0 आएगा, है ना। समझ रहे हो बात को, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो यानी ये वाला पूरा टर्म यहाँ पे 0 होने वाला है, सेकंड जो हमारे पास है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग सेकंड फॉर्म ऑफ आइलर्स इक्वेशन, तो अगर हम इसकी सेकंड फॉर्म यूज करें तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल एफ अपॉन डेल एक्स 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से क्या निकल के आएगा कि हमारे पास डी बाई डी एक्स हो जाएगा एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म 0 है तो ये वाला पूरा टर्म इसके बराबर हो जाएगा, तो यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये अब इसके बराबर हो गया, ठीक है ना। अब देखिए डिफरेंशिएशन को अगर हम हटाएंगे तो हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, है ना। अगर हम डिफरेंशिएशन की टर्म हटाते हैं तो इंटीग्रेट करते हैं उसको, और अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, एफ माइनस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी, कॉन्स्टेंट। क्योंकि अगर हम इंटीग्रेट करते हैं किसी कांस्टेंट टर्म का, मतलब डिफरेंशिएशन करते हैं किसी कांस्टेंट टर्म का, तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और इक्वल टू हमारे पास क्या है, 0 कोई टर्म है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म रही होगी, है ना, जिस वजह से इसका डिफरेंशिएशन 0 हुआ है। तो इसलिए हमें इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमें लेना पड़ता है। तो ये जो हमारे पास निकल के आया एफ माइनस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। और हम अगर कहीं पे क्वेश्चन हमें इस तरीके से दे दी जाए कि यानी आई वाई एक्स की वैल्यू इस तरीके से दी जाए कि उसमें कोई भी एक्स का टर्म यूज नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करके हम उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। इस पर हम क्वेश्चन करेंगे आगे, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, केस नंबर फर्स्ट, व्हेन द एफ इज अ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, है ना। जब हमारे पास क्या है, एफ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसके सेकंड केस पे बात करते हैं हम। केस सेकंड हमारे पास क्या है, केस सेकंड हमारे पास क्या है, जो हमारे पास केस सेकंड है इसमें हमारे पास क्या है,
अब अगर हमारे पास केस नंबर सेकंड में जो हमारे पास x पे इंडिपेंडेंट था अभी y पे इंडिपेंडेंट हो जाए, है ना, यानी व्हेन f इज अ इंडिपेंडेंट ऑफ x सॉरी y, दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया कि डेल f अपॉन डेल y वाला जितना भी टर्म होंगे वो सब जीरो होंगे, है ना। तो डेल f अपॉन डेल y यानी ये वाला इक्वेशन हम इसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो यूजिंग यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग जनरल इक्वेशन ऑफ जनरल आयरल इक्वेशन, जनरल using general यूलर्स इक्वेशन। तो जनरल यूलर इक्वेशन हमारे पास क्या है, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी वाई डी एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू जीरो, है ना। अब यहाँ पे डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई डी वाई डी एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू जीरो हो गया, है ना। तो इसका मतलब यहां से क्या हो गया, अगर हम इसको फिर से इंटीग्रेट वाला कंसेप्ट इस पे यूज करें तो इसका मतलब क्या हो गया कि डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये सबसे सरल है। अगर यानी y का टर्म ही नहीं है इसमें, यानी y की वैल्यू जीरो हो रही है, y का कोई टर्म नहीं है, सीधा y डैश की वैल्यू दे रखी है, तो डायरेक्ट हम इसको यूज कर सकते हैं और यहां से हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, यानी यहां से हम वो कर्व फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा सेकंड केस, जब हमारे पास क्या है y हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ x, है ना, यानी f की उस फंक्शनल में हमारे पास जो फंक्शन में y हमारे पास है ही नहीं, है ना। थर्ड केस पे हम बात करते हैं। तो थर्ड केस आई होप समझ गए होंगे कि अगर y डैश के इंडिपेंडेंट अगर वो टर्म हो, है ना, तो y डैश के अगर इंडिपेंडेंट वो टर्म हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डेल f अपॉन डेल y डैश इज इक्वल टू जीरो हो गया, है ना। तो इसमें डेल f अपॉन डेल y डैश यानी ये वाली टर्म जीरो, इसका मतलब क्या हो जाएगा डेल f अपॉन डेल y इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूजिंग जनरल आयलर इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास क्या आ जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई आ जाएगा, वो जीरो के बराबर जाएगा और हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सब आपको चीज समझ में आई होगी, तीनों स्पेशल केस आपको समझ में आए होंगे, जब हमारे पास x के इंडिपेंडेंट है, फिर y के इंडिपेंडेंट है और फिर y डैश के इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से हमें क्वेश्चन को देखना है, जो हमारा फंक्शनल दिया हुआ है उसमें कौन सी टर्म मिसिंग है, अगर कोई टर्म मिसिंग है तो हम उसका इसमें इन केस के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं उन क्वेश्चनों को, ठीक है ना। और ये आयलर इक्वेशन आप रिमाइंड करते रहिए, है ना, कहीं कहीं पे इनका यूज भी करके हम क्वेश्चन को ज़्यादा आसान भी कर सकते हैं, कभी कभी टफ भी हो जाता है। जैसे थर्ड वाली हमारे पास है, ये बहुत ही ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सी लगी मुझे, लिखने में भी दिक्कत सी हुई जबकि देख के लिख रहा था मुझे, है ना। तो ये समझना है, लेकिन हम जनरली हम सब जगह ये यूज कर सकते हैं, है ना। फर्स्ट जो हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ आयलर इक्वेशन है जनरल, उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मेरे नेक्स्ट लेक्चर में हम इन स्पेशल केस पे क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।